गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेस राजगढ़ में। दोस्तों, हमारी जो करंट अफेयर की क्लास रेगुलर आती है उसमें आज हमारी करंट अफेयर के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो हम आज एक तो करंट अफेयर में बात करेंगे सुहेलवा अभ्यारण्य के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? सुहेलवा अभ्यारण्य के बारे में। सबसे पहले बात करें तो है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश। सुहेलवा अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बात करें तो इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? 1988 में। कब घोषित किया गया था? 1988 में घोषित किया गया था। भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। एक चीज़ ये याद रखनी है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य आता है? सुहेलवा अभ्यारण्य। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? 1988 में। कब घोषित किया गया था? 1988 में घोषित किया गया था। एक चीज़ ये याद रखनी है कि कब घोषित किया गया? 1988 में। एक बात ये याद रखनी है। अब देखो, उसके बाद बात करें तो एक चीज़ और देखनी है। एक हम बात करें तो इसका नाम, जो सुहेलवा नाम रखा गया है उसकी बात करें दोस्तों तो ये रखा गया था राजा सोहेल देव के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया है? राजा सोहेल देव के नाम पर रखा गया है। अब वर्तमान में चर्चा में क्यों है? तो वर्तमान में बात करें दोस्तों चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको वर्तमान में बात करें तो इसको वर्तमान में चर्चा में इसलिए है कि इसको बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दिया गया है। बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दिया गया है। वर्तमान में चर्चा में क्यों है? क्योंकि बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किसको दिया गया है? सुहेलवा अभ्यारण्य को दिया गया है। एक बात आपको ये याद रखना है। एक आप बात करें तो भारत नेपाल सीमा के ऊपर स्थित है। वैसे हम बात करें दोस्तों भूगोल की दृष्टि से तो एक चीज और याद रखना, ये आता है भाबर और तराई प्रदेश में। किस में शामिल होता है? भाबर और तराई प्रदेश में शामिल होता है। किस में शामिल होता है दोस्तों? भाबर और तराई प्रदेश में। अब बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही आता है कि भाबर और तराई प्रदेश है क्या? भाबर और तराई प्रदेश है, ये क्या है? इनके बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है। क्या समझोगे? कि जो उत्तर का विशाल मैदान है, सबसे पहले बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान है, उसकी बात करें तो उसका निर्माण हुआ है वो हिमालय की नदियों के द्वारा हुआ है। उसमें बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से 3 नदियां आती हैं। एक तो नाम आता है दोस्तों सिंधु नदी। क्या नाम आता है? सिंधु नदी। एक बात करें तो एक क्या नाम आएगा? एक नाम आता है गंगा, और एक क्या नाम आता है? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम आता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। अब एक तो हम बात करें तो एक तो इसका विभाजन किया जाता है प्रादेशिक विभाजन। उत्तर के विशाल मैदान का क्या किया जाता है दोस्तों? प्रादेशिक विभाजन किया जाता है। उत्तर के विशाल मैदान का क्या किया जाएगा? प्रादेशिक विभाजन किया जाएगा। एक तो बात करें तो एक तो क्या होगा? उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। उसमें तो हम बात करें तो इन तीनों नदियों को शामिल किया जाता है। और एक आता है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर विभाजन। एक क्या आता है? भौगोलिक या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। विभाजन, भौगोलिक या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर विभाजन किया जाता है। दोनों की बात करें ना तो भौगोलिक या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में? 5 भागों में। उन 500 की बात करें तो कौन कौन से आते हैं वो देखो। सबसे पहले तो बात करें तो कौन सा आता है 1 नंबर पर? भाबर। क्या नाम आता है दोस्तों? भाबर। भाबर के बाद बात करें तो तराई। क्या नाम आएगा? तराई। तराई के बाद बात करें तो तराई के बाद कौन सा आता है दोस्तों? तराई के बाद आएगा खादर। क्या नाम आता है? खादर। खादर के बाद हम बात करें तो क्या नाम आएगा? बांगर। क्या नाम आता है? बांगर। और बांगर के बाद हम बात करें तो क्या नाम आता है? डेल्टा। क्या नाम आता है? डेल्टा। तो भाबर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा 5 भागों में बांटा गया है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें तो इन 500 के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से आते हैं। अब हम बात करें जो सुहेलवा अभ्यारण्य वो कौन से भाग में आता है दोस्तों? भाबर और तराई क्षेत्र में आता है। भाबर और तराई क्षेत्र में। देखो सबसे पहले तो हम बात करें तो एक चीज याद रखनी है, जैसे हम बात करें तो हिमालय की सबसे दक्षिण में श्रेणी कौन सी आती है दोस्तों? शिवालिक श्रेणी। कौन सी आती है? शिवालिक श्रेणी। एक चीज तो ये याद रखना है, कौन सी श्रेणी आएगी? शिवालिक श्रेणी आएगी। इससे दक्षिण की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हम बात करें तो कौन क्या शब्दावली काम में ली जाती है दोस्तों? भाबर। क्या शब्दावली काम में ली जाती है? भाबर। अगर बात करें तो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में बात करें दोस्तों तो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में। देखो भाबर की बात करें तो शिवालिक के दक्षिण में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई। 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में हम बात करें तो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में एक पट्टी पाई जाती है, जिसकी हम बात करें मुख्य रूप से दोस्तों ये कहाँ पे? सिंधु से तीस्ता के मध्य। सिंधु से तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। सिंधु से कहाँ तक आती है? तीस्ता तक आती है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी पाई जाती है, जिसकी हम बात करें तो एक याद रखना कि यहाँ पे जो पत्थर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? जलोढ़ नुमा। ठीक है, एक चीज ये याद रखनी है। अब मुख्य रूप से हम बात करें तो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में हम बात करें तो एक भाबर प्रदेश पाया जाता है। और भाबर प्रदेश की विशेषता की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े जलोढ़ पंख नुमा पत्थर। कैसे आते हैं दोस्तों? इनको क्या कहा जाता है? जलोढ़ पंख नुमा पत्थरों की एक चौड़ी पट्टी पाई जाती है। कितनी? 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में, जिसको हम बात करें तो क्या कहा जाता है दोस्तों? भाबर कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि हिमालय से जो नदियां उत्तर के विशाल मैदान में आती हैं, हिमालय से जो नदियां हैं वो उत्तर के विशाल मैदान में आएंगी तो वो सबसे पहले कहाँ पे लुप्त होती हैं? भाबर प्रदेश में। तो हिमालय से आने वाली नदियाँ क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। यहाँ पे क्या हो जाती है? नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। हिमालय से आने वाली नदियाँ क्या हो जाएंगी दोस्तों? लुप्त हो जाएंगी। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो एक और हम बात क्या करेंगे, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे तो दोस्तों 2 नंबर पर क्या आता है? तराई प्रदेश। क्या नाम आता है? तराई प्रदेश। सबसे पहले तो हम बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी आती है? 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई। इसकी हम बात करें तो इसकी चौड़ाई आती है दोस्तों 16 से 32 किलोमीटर। कितनी आती है? 16 से 32 किलोमीटर चौड़ाई आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या याद रखनी है कि भाबर में जो हिमालय से आने वाली नदियाँ लुप्त हो जाती हैं वो वापस पुनः कहाँ पे दिखाई देती हैं? वो दिखाई देती हैं कहाँ पर दोस्तों? तराई प्रदेश में। हिमालय से आने वाली नदियाँ होती हैं वो भाबर प्रदेश में लुप्त हो जाएंगी, इसके बाद पुनः कहाँ पे दिखाई देंगी दोस्तों? तराई प्रदेश में दिखाई देती हैं। कहाँ पर दिखाई देती हैं? तराई प्रदेश में। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां पुनः तराई प्रदेश में दिखाई देती है। पुनः कहाँ पे दिखाई देंगी? तराई प्रदेश में। एक चीज़ तो ये याद रखना, पूरा एरिया होता है वो दोस्तों कैसा होता है? दलदली होता है। कैसा होगा? दलदली एरिया होगा। यहाँ पे हम बात करें तो जंगलों को साफ करके कृषि की जाती है। जंगलों को साफ करके क्या की जाती है? कृषि की जाती है। एक चीज़ क्या याद रखोगे, यहाँ पे हम बात करें तो मलेरिया जैसी महामारी का प्रकोप रहता है। कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया बीमारी का प्रकोप रहेगा। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो आगे नाम आता है खादर, और एक नाम आएगा खादर और एक क्या नाम आता है? बांगर।
क्या नाम आता है? बांगर। दोनों की हम बात करें तो सीधा याद रखना है, इसका तो नाम आता है नवीन जलोढ़ीय मृदा। क्या नाम आता है दोस्तों? नवीन जलोढ़ीय मृदा नाम आएगा। और बांगर की बात करें तो बांगर का क्या नाम आता है? प्राचीन जलोढ़ीय मृदा। क्या नाम आएगा दोस्तों? प्राचीन जलोढ़ीय मृदा। एक तो क्या नाम आएगा? नवीन जलोढ़ीय मृदा, और एक क्या नाम आता है? प्राचीन जलोढ़ीय मृदा। दोनों की याद रह जाएगा, एक नवीन जलोढ़ीय मृदा और एक क्या नाम आएगा? प्राचीन जलोढ़ीय मृदा। दोनों चीजें याद रखनी है। अब हम बात करें दोनों को कैसे समझेंगे कि नदी के आसपास का वो क्षेत्र जहां पे प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, जिससे प्रतिवर्ष मिट्टी की नई परत बिछाई जाती है, वो तो क्या कहलाता है दोस्तों? खादर। क्या कहलाएगा? खादर। और वो क्षेत्र जहां पे प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, पहले समय में पानी पहुंचता था लेकिन वर्तमान में नहीं पहुंच पाता, जहां पे हम बात करें तो पुरानी मिट्टी की परत, जलोढ़ीय परत पाई जाती है मिट्टी की, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बांगर। क्या बोला जाएगा? बांगर। उसके बाद हम बात करें तो नदी के मुहाने पर त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्र, आखिर में नाम क्या आता है दोस्तों? डेल्टा। क्या नाम आता है? डेल्टा। और डेल्टा की हम बात करें तो नदी के मुहाने पर, नदी के मुहाने पर हम बात करें तो त्रिभुजाकार आकृति। कैसी आकृति आती है दोस्तों? त्रिभुजाकार आकृति का दलदलीय भाग, या हम बात करें पानी से घिरा हुआ भाग, क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। इसमें दो चीजें याद रखना। क्या याद रखोगे? इसमें एक तो शब्दावली आती है दोस्तों चार। क्या नाम आती है? चार। और एक नाम आती है बिल। तो डेल्टाई क्षेत्रों में जो जलमग्न भाग होता है, जलमग्न भाग होता है, वो तो क्या कहलाता है दोस्तों? बिल कहलाता है। जबकि बात करें चार, क्या कहलाएगा? जलमग्न का ऊपरी हिस्सा, ऊपर उठा हुआ भाग, ये क्या कहलाता है? चार। क्या कहलाएगा दोस्तों? चार कहलाता है। एक चीज ये याद रखना। अब जैसे एक तो ये याद रखना, जैसे नाम आता है खादर, तो खादर की हम बात करें तो मुख्य रूप से खादर है वो दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? खादर एक तो यूपी, एक हम बात करें तो बिहार, और एक हम बात करें तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। जबकि बात करें हम बात दोस्तों कि डेल्टा शब्द है तो इसका विस्तार मुख्य रूप से एक तो नाम आता है बिहार और एक नाम आता है पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ याद रखना कि जो सुहेलवा अभ्यारण्य है, जो हम बात करें भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, उसकी हम बात करें तो वो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? वो कहाँ पे स्थित है? तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान में कौन से क्षेत्र में आता है? भाबर और तराई प्रदेश में शामिल किया जाता है। भाबर की चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर और तराई की आती है 16 से 32 किलोमीटर। तराई है वो एक उपजाऊ क्षेत्र, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा आता है दोस्तों? खादर। जबकि हम बात करें भाबर, वहाँ पे जलोढ़ पंखनुमा पत्थर पाए जाते हैं, इस कारण वहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती। मतलब शिवालिक श्रेणी से हम बात करें तो नदियों का जो मलबा आता है वो कहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है? भाबर प्रदेश में। इस कारण हम बात करें तो वहाँ पे वर्षा तो होती है, और हम बात करें आने वाली नदियाँ होती हैं वो आवाज़ तो दिखाई देती, आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती। जबकि हम बात करें वहाँ पे कृषि भी नहीं की जा सकती। तो एक चीज़ ये याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है सांग महोत्सव। हाल ही में हम बात करें तो एक महोत्सव मनाया गया जिसका नाम आता है सांग महोत्सव। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों ये कहाँ पर मनाया गया है? हरियाणा में। कहाँ पर मनाया गया है दोस्तों? हरियाणा में मनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों? हरियाणा में। सबसे पहले तो क्या याद रखोगे? कहाँ पर बनाया गया है? ये हरियाणा में। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो एक सबसे पहले तो आपको तीन चीज़ें तो यही याद रखनी है कि हरियाणा की हम बात करें तो मुख्यमंत्री कौन आता है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम आता है? मनोहर लाल खट्टर। एक हम बात करें तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम आता है? बंडारू दत्तात्रेय। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि क्या नाम आएगा? बंडारू दत्तात्रेय। एक हम बात करें तो राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? चंडीगढ़। क्या नाम आता है? चंडीगढ़। राजधानी कौन सी आएगी? चंडीगढ़। तीन चीजें तो ये याद रखनी है। एक आपको क्या याद रखना है दोस्तों? एक चीज आपको याद रखनी है, क्या? एक आपको याद रखना है दोस्तों इसके बारे में, नेशनल पार्क। एक तो नाम आता है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क।
एक हम बात करें तो क्या नाम आता है, कालेसर। क्या नाम आएगा, कालेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, दो चीजें तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे हम बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में हम बात करें तो हरियाणा से हम बात करें तो करंट के कौन कौन से जो परीक्षा की दृष्टि से मेन क्वेश्चनों की बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक तो हम बात करें तो हरियाणा है वो भारत का पहला विद्युतीकृत रेलवे राज्य बना है। भारत का प्रथम 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य। एक चीज तो आपको यही याद रखनी है कि भारत का प्रथम 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है। कौन बना है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना कि हरियाणा। कौन बना है दोस्तों, हरियाणा। हरियाणा में बात करें तो रेलवे की लंबाई कितनी आती है दोस्तों, 1701 किलोमीटर। कितनी आती है, 1701 किलोमीटर। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में। कब हुई थी दोस्तों, 1853 में हुई थी। एक हम बात करें तो कुल लंबाई भारत में कितनी आती है, तो भारत में आती है दोस्तों 67,000 किलोमीटर। कितनी आएगी, 67,000 किलोमीटर। एक हम बात करें तो 1853 और भारत में लंबाई कितनी आती है, 67,000 किलोमीटर लंबाई आती है। कितनी आती है, 67,000 किलोमीटर। तो एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें तो भारत में हम बात करें तो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य कौन सा बना है, तो कौन सा बना है दोस्तों, हरियाणा बना है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों भारत के अंदर प्रमुख रूप से जो फेस्टिवल या त्योहार मनाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करें तो एक तो त्योहार मनाया जाता है दोस्तों मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाएगा दोस्तों, मरु महोत्सव। कहां पर मनाया जाता है दोस्तों, पोखरण जैसलमेर। कहां पर मनाया जाएगा, पोखरण जैसलमेर। कहां पर मनाया जाता है, पोखरण जैसलमेर में। कौन सा मनाया जाता है, मरु महोत्सव। कहां पर मनाया जाता है, पोखरण जैसलमेर में। उसके बाद हम बात करें तो आगे आता है खजुराहो। खजुराहो की हम बात करें तो खजुराहो कहां पे मनाया जाता है, एमपी में। खजुराहो फेस्टिवल कहां पे मनाया जाएगा, एमपी में। उसके बाद हम बात करें तो नाम आता है पुष्कर। पुष्कर की हम बात करें तो पुष्कर कहां पे मनाया जाता है दोस्तों, अजमेर में। कहां पर मनाया गया है, अजमेर में। उसके बाद हम बात करें तो आगे नाम आता है ऊंट महोत्सव। क्या नाम आता है, ऊंट महोत्सव। कहां पर मनाया जाएगा, बीकानेर में। कहां पर मनाया जाता है, बीकानेर में। उसके बाद हम बात करें तो एक नाम आता है हॉर्नबिल। क्या नाम आता है, हॉर्नबिल। कहां पर मनाया जाता है, नागालैंड में। कहां पर मनाया जाएगा दोस्तों, नागालैंड में। उसके बाद हम बात करें तो एक नाम आता है काला घोड़ा फेस्टिवल। क्या नाम आता है दोस्तों, काला घोड़ा फेस्टिवल। तो काला घोड़ा फेस्टिवल की बात करें तो कहां पे मनाया जाएगा दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर मनाया जाता है, मुंबई महाराष्ट्र में। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक नाम आता है थाईपुसम। थाईपुसम कहां पे मनाया जाता है दोस्तों, तमिलनाडु में। कहां पर मनाया जाएगा, तमिलनाडु में। उसके बाद हम बात करें तो एक नाम आता है फूलडोल महोत्सव। कहां पर आता है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा। कहां पर आएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव किसको कहा जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। उसके बाद हम बात करें तो एक नाम आता है गरबा। क्या नाम आता है दोस्तों, गरबा। और ये कहां पे मनाया जाता है, गुजरात में। कहां पर मनाया जाएगा, गुजरात में। एक हम बात करें दोस्तों बिहांग बिहू। क्या नाम आता है, बिहांग बिहू। ये कहां पे मनाया जाता है दोस्तों, असम में। एक नाम आता है बैसाखी। और बैसाखी हम बात करें दोस्तों पंजाब और हरियाणा। और यहां पर हम बात करें तो सिख समुदाय के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है, सिख समुदाय के द्वारा। पंजाब और हरियाणा में बात करें तो
सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि पंजाब और हरियाणा में सिख समुदाय के द्वारा बैसाखी मनाई जाती है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एक हम बात करें तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, एक नाम आता है भारतीय उच्चायोग। वर्तमान में बात करें तो हाल ही में चर्चा में क्यों है, भारतीय उच्चायोग है वो हाल ही में चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में क्यों चर्चा में है उसकी हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि भारतीय उच्चायोग के द्वारा हम बात करें तो अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र, अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो अपने 16वें वीजा आवेदन केंद्र की शुरुआत वो कहाँ पे की है, बांग्लादेश में। कहाँ पर की है दोस्तों, बांग्लादेश में की है। अपने 16वें वीजा आवेदन केंद्र की शुरुआत कहाँ पे की है दोस्तों, बांग्लादेश में की है। किसके द्वारा, भारतीय उच्चायोग के द्वारा की गई है। ठीक है, अब हम बात करें तो एक चीज और याद रखना कि ये जो 16वां वीजा आवेदन केंद्र ये कहाँ पे शुरू किया गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू। सबसे पहले तो बात करें तो क्या नाम आता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, प्रधानमंत्री की हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौन आती है, शेख हसीना। क्या नाम आता है, शेख हसीना। प्रधानमंत्री की हम बात करें तो कौन आती है, शेख हसीना। प्रधानमंत्री कौन आएगी, शेख हसीना। दो चीजें याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो राजधानी कौन सी आती है दोस्तों, ढाका। कौन सी आती है, ढाका। वर्तमान में हम बात करें तो भारत बांग्लादेश दोनों के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसको हम बात करें तो क्या बोला गया था, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन समझौता। अगर हम बात करें दोस्तों, कुल लंबाई कितनी आती है, 131 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है, 131 किलोमीटर। एक हम बात करें तो याद रखना कि भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पश्चिम बंगाल। भारत में शुरुआत कहाँ से होगी, पश्चिम बंगाल से। एक चीज़ ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज़ याद रखना कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो मैत्री पाइपलाइन है इसकी हम बात करें तो एक चीज़ और क्या याद रखोगे, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इसके तहत भारत बांग्लादेश को क्या भेजेगा, डीजल की आपूर्ति करेगा। किसकी आपूर्ति करेगा, डीजल की आपूर्ति करने वाला है। ये चीज़ तो याद रखना आपको भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन समझौते के बारे में। इसके अलावा बात करें दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना कि हाल ही में बांग्लादेश के अंदर चर्चा क्यों हुई है। एक तो हम बात करें तो बांग्लादेश के द्वारा अगर हम बात करें दोस्तों अपना पहला, अगर हम बात करें करंट की बात करें या जीके की बात करें तो बांग्लादेश के द्वारा अपना पहला सबमरीन केंद्र शुरू किया गया है। सबसे पहले तो बात करें तो बांग्लादेश के द्वारा अपना पहला सबमरीन केंद्र शुरू किया गया है। एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि बांग्लादेश में एक सम्मेलन का आयोजन होगा आगे चलकर। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु, क्या नाम आता है, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के द्वारा वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया जाएगा। एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि दोस्तों एक नाम आता है बांग्लादेश के क्रिकेटर का। बांग्लादेश का क्रिकेटर आता है दोस्तों रुबल हुसैन। क्या नाम आता है, रुबल हुसैन। तो इनके द्वारा हाल ही में हम बात करें तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया गया है। किससे संन्यास लिया गया है, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया गया है। किसके द्वारा, रुबल हुसैन के द्वारा। किससे संन्यास लिया गया है, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया गया है। एक बात करें दोस्तों, हाल ही में एक पुस्तक चर्चा में रही थी जिसका नाम आता है वार एंड वीमेन। क्या नाम आता है, वार एंड वीमेन पुस्तक। क्या नाम आता है दोस्तों, वार एंड वीमेन पुस्तक, वीमेन पुस्तक। या हम बात करें
अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, वार एंड वीमेन या वुमन पुस्तक, युद्ध और महिला। क्या मतलब है दोस्तों इसका, युद्ध और महिला। मतलब हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इस पुस्तक के अंदर किस बात का वर्णन है, तो इसके अंदर पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया किसका, 1971 की लड़ाई। 1971 की लड़ाई में जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो मतलब यौन पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी कहानियों को साझा किया गया है। लेखक की बात करें दोस्तों तो इसका लेखक कौन आता है, तो लेखक की बात करें हम दोस्तों M.A. हसन। क्या कौन आता है दोस्तों, M.A. हसन आता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है दोस्तों S. जयशंकर। सबसे पहले तो बात करें तो क्या है, भारत के विदेश मंत्री। कौन आते हैं दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री। इनके द्वारा हम बात करें दोस्तों हाल ही में, इनके द्वारा हाल ही में हम बात करें तो कहाँ की विदेश यात्रा की गई है, तो एक तो नाम आता है दोस्तों युगांडा। सबसे पहले तो हम बात करें तो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आता है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में हम बात करें तो सबसे पहले बात करें कौन सा देश है दोस्तों, युगांडा। और एक हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है मोजाम्बिक। क्या नाम आता है, मोजाम्बिक। एक तो क्या नाम आएगा, युगांडा, और एक क्या नाम आता है, मोजाम्बिक। दोनों की हम बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा क्या की गई दोस्तों, विदेश यात्रा की गई थी। एक इसमें क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, भारत के प्रथम विदेश मंत्री जिसके द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक देश की यात्रा की गई है, कौन आते दोस्तों, एस जयशंकर। कौन आएंगे, एस जयशंकर। अब हम बात करेंगे यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों तो युगांडा के अंदर विदेश मंत्री के द्वारा जो यात्रा की गई थी, वहां पे हम बात करें दोस्तों यात्रा कब से कब तक की थी, 10 से 12 अप्रैल 2023 तक। 10 से 12 अप्रैल 2023 तक की गई थी। वहां पर हम बात करें दोस्तों किसका उद्घाटन किया गया था, फोरेंसिक विश्वविद्यालय। फोरेंसिक विश्वविद्यालय के पारगमन का उद्घाटन किया गया। फोरेंसिक विश्वविद्यालय के पारगमन का उद्घाटन किया गया। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, फोरेंसिक विश्वविद्यालय के पारगमन का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों तो उसी प्रकार से हम बात करें 13 से 15 अप्रैल तक हम बात करें तो कहां पे रहे थे, मोजाम्बिक में। 13 से 15 अप्रैल 2023 को कहां पे रहे थे, मोजाम्बिक में। कहां पर रहे थे दोस्तों, मोजाम्बिक में रहे थे। एक चीज ये याद रखना कि 13 से 15 अप्रैल 2023 तक ये कहां पर रहे थे, मोजाम्बिक में रहे थे। यहां तक याद रह जाएगा। अब हम बात करें तो मोजाम्बिक में हम बात करें, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री जिसके द्वारा कहां की यात्रा की गई थी, मोजाम्बिक की यात्रा की गई है। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो कौन से देश की यात्रा पर गए दोस्तों, मोजाम्बिक की यात्रा पर गए। यहां पर हम बात करें तो विदेश मंत्री के द्वारा हम बात करें दोस्तों तो बुज्जी ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है दोस्तों कि यहां पर बुज्जी ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो यहां पर हम बात करें तो एस जयशंकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। सबसे पहले तो आपको यह चीज याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों भारत के द्वारा यहां पे बात करें मोजाम्बिक में 132 किलोमीटर एक लंबी सड़क का निर्माण किया गया दोस्तों। किसका निर्माण किया गया, 132 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया था, जिसकी हम बात करें तो ये कहां से कहां तक है, टिक्का। टिक्का के बाद हम बात करें तो कौन सा स्थान आता है दोस्तों, बुज्जी। बुज्जी के बाद हम बात करें तो दोस्तों नोवा, और नोवा के बाद आता है दोस्तों सोफाला। टिक्का, बुज्जी, नोवा, सोफाला सड़क का निर्माण किया था। तो इसी में हम बात करें तो कौन सा आता है दोस्तों, बुज्जी ब्रिज। कौन सा ब्रिज आता है दोस्तों, बुज्जी ब्रिज आता है। तो इस परियोजना का हिस्सा रहा है कौन सा ब्रिज दोस्तों, बुज्जी ब्रिज। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, एस जयशंकर के द्वारा। एक बात करें दोस्तों तो मोजाम्बिक में मार्च 2023 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम आता है फ्रेडी। मार्च 2023 में चक्रवात कौन सा आया था, फ्रेडी। कौन सा चक्रवात आया था,
फ्रेडी चक्रवात आया था। मार्च 2023 में बात करें तो चक्रवात कौन सा आया था दोस्तों? फ्रेडी। कौन सा आया था? फ्रेडी। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों अब देखो, अब हम बात करें तो युगांडा और जो मोजाम्बिक देश हैं दोस्तों, ये हैं कहां पर? तो दोस्तों हम बात करें तो युगांडा और मोजाम्बिक ये कौन से महाद्वीप में आते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आते हैं दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में शामिल होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें, देखो अफ्रीका महाद्वीप में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो हम बात करें तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है, जो चारों गोलार्धों में स्थित है। कैसे दोस्तों? इसके अंदर से एक तो 0 डिग्री देशांतर, एक तो क्या आती है? 0 डिग्री देशांतर। एक नाम आता है दोस्तों कर्क रेखा, एक नाम आता है भूमध्य रेखा, और एक हम बात करें तो एक क्या नाम आएगा दोस्तों? मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इनकी हम बात करें तो ये चारों रेखाएं कहां से गुजरती है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप से। 2 क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। एक तो क्या याद रखोगे कि 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा, 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा, इन दोनों की हम बात करें दोस्तों कहां पे काटते हैं एक दूसरे को? दक्षिणी अंध महासागर। कहां पर काटेंगे दोस्तों? दक्षिणी अंध महासागर में काटेंगे। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दक्षिणी अंध महासागर में दोस्तों कहां पर? गिन्नी की खाड़ी में। कहां पर काटती हैं दोस्तों? गिन्नी की खाड़ी में काटती हैं। कहां पर काटेंगी? गिन्नी की खाड़ी में। दक्षिणी अंध महासागर में कहां पे काटती हैं दोस्तों? गिन्नी की खाड़ी में काटेंगी। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक आता है 0 डिग्री अक्षांश और एक नाम आता है कर्क रेखा। 0 डिग्री अक्षांश और कर्क रेखा की हम बात करें दोस्तों, दोनों एक दूसरे को कहां पे काटेंगी? अल्जीरिया में। कहां पर काटती हैं दोस्तों? अल्जीरिया में। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंध महाद्वीप। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। एक क्या बोला जाता है? मानव का जन्म स्थान। मानव का जन्म स्थान। एक चीज ये याद रखनी है। एक क्या बोला जाएगा दोस्तों इसको? एक बोला जाता है इसको दोस्तों भविष्य का महाद्वीप। क्या बोला जाएगा? भविष्य का महाद्वीप। क्या बोला जाता है? भविष्य का महाद्वीप। एक हम बात करें दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? काला महाद्वीप। क्या बोला जाएगा? काला महाद्वीप। एक बात करें दोस्तों इसको क्या बोला जाएगा? गर्म महाद्वीप। क्या बोला जाता है? गर्म महाद्वीप। एक क्या बोला जाएगा दोस्तों? गर्म महाद्वीप। एक हम बात करें दोस्तों तो 2 चीजें और याद रखनी है आपको। क्या क्या याद रखोगे? देखो एक तो नाम आता है दोस्तों, एक तो नाम आता है दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम आता है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की हम बात करें 2 चीजें याद रखनी है। एक तरफ तो नाम आता है दोस्तों मोरक्को। क्या नाम आएगा? मोरक्को। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप। जबकि हम बात करें एक तरफ नाम आता है दोस्तों स्पेन। क्या नाम आता है? स्पेन। कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप। कौन से महाद्वीप में आएगा दोस्तों? यूरोप महाद्वीप में। इन दोनों को क्या करता है दोस्तों? अलग करता है। मोरक्को व स्पेन को कौन सी जल संधि अलग करती है दोस्तों? कौन सी जल संधि करेगी दोस्तों? तो ये अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। एक हम बात करें तो एक तरफ तो नाम आता है दोस्तों अटलांटिक महासागर। क्या नाम आएगा? अटलांटिक महासागर। और एक तरफ हम बात करें तो एक तरफ क्या नाम आता है दोस्तों? तो एक तरफ तो अटलांटिक महासागर नाम आएगा, और एक तरफ हम बात करें तो एक तरफ क्या नाम आएगा? एक तरफ नाम आता है दोस्तों भूमध्य सागर। क्या नाम आएगा? भूमध्य सागर। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य भी कौन सी जल संधि करती है दोस्तों? जिब्राल्टर जल संधि। तो अगर हम बात करें दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है? कुंजी या चाबी। क्या बोला जाएगा? कुंजी या चाबी कहा जाता है। भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कुंजी या चाबी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कुंजी या चाबी। भूमध्य सागर की क्या बोला जाता है? कुंजी या चाबी बोला जाता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है, जिब्राल्टर जल संधि उसको भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी कहते हैं। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है बाब अदमदेव।
जल संधि, बाब अदमदेव जल संधि। बाब अदमदेव जल संधि की हम बात करें तो बाब अदमदेव जल संधि दोस्तों ये दो चीजों को जोड़ती है। क्या नाम आता है? एक तरफ तो नाम आता है लाल सागर, क्या नाम आता है दोस्तों? लाल सागर। और एक तरफ हम बात करें तो क्या नाम आता है? अंदन की खाड़ी। क्या नाम आता है दोस्तों? अंदन की खाड़ी। लाल सागर और एक तरफ क्या नाम आएगा दोस्तों? अंदन की खाड़ी। एक चीज है ये याद रखना। और वैसे हम बात करें दोस्तों ये दो महाद्वीपों को अलग करेगी। एक तरफ तो क्या नाम आता है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। क्या नाम आता है? अफ्रीका महाद्वीप। और एक तरफ नाम आता है दोस्तों एशिया महाद्वीप। तो अफ्रीका व एशिया महाद्वीप को अलग पृथक करने वाली जल संधि कौन सी आती है दोस्तों? बाप अदमदेव जल संधि। ठीक है, एक चीज है ये याद रखना। कई जगह दोस्तों इसका हम बात करें तो क्या नाम मिलता है? एक जगह तो नाम मिलेगा इसका बाप मद अदेव जल संधि। कई जगह दोस्तों हम बात करें तो इसका क्या नाम मिलता है? बाब अलमदेव जल संधि। तो कई प्रकार के नाम आते हैं लेकिन आपको मुख्य रूप से याद रखना बाब मद अदेव या बाप अदमदेव जल संधि नाम आता है, याद रह जाएगा। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पे नाम आता है अफ्रीका महाद्वीप में लाल सागर। क्या नाम आता है दोस्तों? लाल सागर। एक तरफ हम बात करें तो क्या नाम आता है दोस्तों? भूमध्य सागर। एक तरफ क्या नाम आता है दोस्तों? भूमध्य सागर। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम क्या आता है दोस्तों? स्वेज नहर। क्या नाम आएगा? स्वेज नहर। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है कि लाल सागर को हम बात करें भूमध्य सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी आती है दोस्तों? स्वेज नहर आती है। कौन सी नहर आती है दोस्तों? स्वेज नहर। कौन सी नहर आएगी दोस्तों? स्वेज नहर। अब देखो स्वेज नहर की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें इसका निर्माण कब हुआ था? 1859 में। निर्माण प्रारंभ कब किया गया दोस्तों? 59 में। जबकि हम बात करें इसका पूर्ण कब हुआ था? 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। जबकि हम बात करें दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण की हम बात करें तो कब किया गया? 1956 में। कब किया गया था दोस्तों? 1956 में किया गया था। सबसे पहले तो हम बात करें, एक चीज याद रखना, वर्तमान में हम बात करें दोस्तों ये किसके अधिकार में है? मिस्र के अधिकार में है। किसके अधिकार में आता है दोस्तों? मिस्र के अधिकार में आता है। वर्तमान में स्वेज नहर किसके अधिकार में आती है दोस्तों? मिस्र के अधिकार में आती है। एक चीज याद रखना दोस्तों, इसका जो इंजीनियर था वो इसका नाम क्या आता है? डी लेसेप्स। क्या नाम आता है दोस्तों? डी लेसेप्स। एक बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि इसके ऊपर दो बंदरगाह बने हुए हैं। भूमध्य सागर पर हम बात करें दोस्तों क्या नाम आता है? पोर्ट सईद। कौन सा बंदरगाह आता है दोस्तों? पोर्ट सईद बंदरगाह। कौन सा आता है दोस्तों? पोर्ट सईद। जबकि लाल सागर पर कौन सा बना है दोस्तों? पोर्ट स्वेज। एक इसके मध्य झील बनी हुई है जिनकी हम बात करें तो क्या नाम आता है दोस्तों? मंजला, तिम्मासा, ग्रेट बिटर झील। क्या नाम आता है दोस्तों? ग्रेट बिटर झील। एक नाम आता है ग्रेट लिटिल झील। क्या नाम आएगा? ग्रेट बिटर झील। और एक क्या नाम आएगा? ग्रेट लिटिल झील। एक चीज आपको ये याद रखनी है। तो ये बात होगी दोस्तों एस जयशंकर की जो विदेश यात्रा की गई थी उसके बारे में, और इस अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करें तो एक हाल ही में एक क्वेश्चन बना है दोस्तों, क्या नाम आता है? एक हम बात करें तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। सबसे पहले तो हम बात करें तो इसका निर्माण कब किया गया था दोस्तों? 9 अप्रैल 2023 को। कब किया गया दोस्तों? 9 अप्रैल 2023 को किया गया है। किसके द्वारा गठन किया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों ये है क्या? तो अगर हम बात करें दोस्तों बिग कैट्स अलायंस है दोस्तों हम बात करें तो ये एक मेगा वैश्विक गठबंधन है। क्या नाम आता है? मेगा वैश्विक गठबंधन।
सबसे पहले तो हम बात करें तो नाम क्या आता है, मेगा वैश्विक गठबंधन नाम आएगा। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। एक हम बात करें तो विश्व के अंदर हम बात करें मेगा वैश्विक जो गठबंधन है ये क्यों किया गया है, तो विश्व के अंदर प्रमुख 7 बड़ी बिल्ली, विश्व में प्रमुख 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए, विश्व में प्रमुख 7 बड़ी बिल्लियों के किसके लिए, संरक्षण के लिए हम बात करें तो किसका गठन किया गया है दोस्तों, वैश्विक, हम बात करें तो किसका गठन किया गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। 7 बड़ी बिल्ली कौन कौन सी आती है दोस्तों, शेर, चित्ता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ। कौन सा आएगा, शेर, चित्ता, तेंदुआ और हिम तेंदुआ। एक नाम आता है दोस्तों प्यूमा, क्या नाम आता है, प्यूमा। एक हम बात करें तो जगुआर, क्या नाम आता है दोस्तों, जगुआर। क्या नाम आएगा दोस्तों, जगुआर। एक हम बात करें दोस्तों तो एक क्या नाम आता है दोस्तों, बाघ, क्या नाम आएगा, बाघ। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है कि शेर, चित्ता, तेंदुआ, हिरण नहीं सॉरी हिम तेंदुआ, जगुआर और बाघ, इनके संरक्षण के लिए किसका घोषणा की गई है दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। अब हम बात करें दोस्तों इस गठबंधन के अंदर कौन शामिल हो सकता है, तो सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों इस गठबंधन के अंदर 97 रेंज लागू की गई है, मतलब 97 रेंज देश जिनके पास हम बात करें तो इनके लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध हो। सबसे बड़ी शर्त क्या है दोस्तों, प्राकृतिक आवास की, किसकी शर्त आती है, प्राकृतिक आवास की शर्त आती है। 97 रेंज देश हैं जिनमें हम बात करें तो प्राकृतिक आवास की शर्त आएगी। सबसे पहले तो आपको एक चीज तो ये याद रखनी है। हम बात करें दोस्तों इसका 9 अप्रैल 2023 को जो उद्घाटन या हम बात करें शुभारंभ किया गया था, कहां से किया गया था, मैसूर कर्नाटक से। कहां से किया गया था दोस्तों, मैसूर कर्नाटक से किया गया। कर्नाटक की राजधानी की हम बात करें दोस्तों क्या नाम आता है, बेंगलुरु। क्या नाम आता है, बेंगलुरु। एक हम बात करें राज्यपाल कौन आएगा दोस्तों, थावरचंद गहलोत। क्या नाम आता है, थावरचंद गहलोत। एक बात करें दोस्तों एक नाम आता है मुख्यमंत्री, बसवराज बोम्मई। क्या नाम आता है, मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई। तो ये तीनों चीजें याद रखना। अगर हम बात करें दोस्तों कर्नाटक में एक चीज याद रखना, कौन सा पठार स्थित है, मैसूर का पठार। और मैसूर के पठार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इसका जो पश्चिमी उबड़ खाबड़ भाग है दोस्तों ये क्या कहलाता है, मलनार। क्या कहलाएगा, मैसूर के पठार का पश्चिमी उबड़ खाबड़ भाग क्या कहलाता है, मलनार कहलाता है। तो एक ये चीज याद रखना। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो आगे क्वेश्चन आता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। अगर हम बात करें दोस्तों क्या क्वेश्चन आता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस। क्या आएगा दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस आता है। अब देखो इसमें हम बात करें दोस्तों सबसे पहले तो ये विश्व हीमोफीलिया दिवस है, ये कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को। पहली बार कब मनाया गया था, 1989 में। एक चीज याद रखना दोस्तों, एक चीज आप दोस्तों बिग कैट्स अलायंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखना। क्या याद रखोगे कि इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस है दोस्तों, इसके अंदर हम बात करें तो संस्थापक सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्थापक सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है दोस्तों, नेपाल। कौन शामिल हुआ है दोस्तों, नेपाल शामिल हुआ है। संस्थापक सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है दोस्तों, नेपाल शामिल हुआ है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो हम बात कर रहे थे दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में। कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को। सबसे पहले कब मनाया गया था, 1779 में। थीम की बात करें दोस्तों, थीम क्या आती है, सभी के लिए पहुंच। क्या नाम आता है, सभी के लिए पहुंच। क्या नाम आएगा, सभी के लिए पहुंच। सर्वप्रथम हम बात करें दोस्तों इसकी खोज की गई थी, ये की गई थी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में। कब, कहां पे की गई थी दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में की गई थी। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक चीज और क्या याद रखोगे, एक आपको ये याद रखना है दोस्तों इसके बारे में कि इसको क्या कहा जाता है, शाही रोग। क्या बोला जाता है, शाही रोग बोला जाता है। क्योंकि हम बात करें तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी सबसे पहले कहां पे की गई थी दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का जो शाही परिवार है उसमें महारानी
विक्टोरिया में की गई थी। एक बात करें दोस्तों, इसके अंदर हम बात करें तो महिला होती है वो तो वाहक होती है, महिला क्या होती है, वाहक। जबकि हम बात करें पुरुष क्या होता है दोस्तों, रोगी। क्या होता है दोस्तों, रोगी। एक चीज याद रखना है दोस्तों, हीमोफीलिया जो है रोग, ये आनुवंशिक रोग है। कौन सा रोग आता है दोस्तों, आनुवंशिक रोग। कौन सा रोग शामिल करते हैं दोस्तों, आनुवंशिक रोग में शामिल करते हैं इसको। किस में शामिल करेंगे, आनुवंशिक रोग में। एक चीज आपको ये याद रखनी है। वर्तमान में हम बात करें दोस्तों, एक याद रखना दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि रक्त है उसका थक्का नहीं जमता। अगर कहीं पे भी कट लग जाए ना, तो उसके बाद हम बात करें तो वो रक्त है वो उसका थक्का नहीं जमता और रक्त क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो एक तो हम बात करें तो एक तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, एक हम बात करें तो रक्त है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। एक हम बात करें तो रक्त क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। एक रक्त कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। दो चीजें तो ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों तो एक इसमें क्या याद रखोगे आप, एक आपको ये याद रखना है कि हाल ही में इसके लिए एक दवा विकसित की गई है, तो दुनिया की सबसे महंगी वैक्सीन, विश्व की सबसे महंगी वैक्सीन खोजी गई है। किसके लिए, हीमोफीलिया के लिए। किसके लिए खींची गई है दोस्तों, हीमोफीलिया के लिए। जिसकी हम बात करें तो दोस्तों इसका क्या नाम आता है, हेमजोनिक्स। क्या नाम आता है दोस्तों, हेमजोनिक्स नाम आता है। क्या नाम आएगा दोस्तों, हेमजोनिक्स। अब हम बात करें दोस्तों कि अप्रैल माह में मुख्य रूप से कौन कौन से दिवस मनाए गए थे। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों 1 अप्रैल। क्या नाम आता है, 1 अप्रैल, भारतीय नववर्ष। क्या मनाया गया था, भारतीय नववर्ष मनाया गया था। उसके बाद आता है दोस्तों 2 अप्रैल, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। क्या बनाया गया था, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों आता है 4 अप्रैल। क्या नाम आता है दोस्तों, 4 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। क्या नाम याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। क्या नाम याद रखोगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक आता है 6 अप्रैल। क्या आता है, 6 अप्रैल। 6 अप्रैल की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या नाम आता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है 7 अप्रैल। क्या नाम आता है, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल की हम बात करें दोस्तों क्या आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या याद रखोगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद आता है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को हम बात करें तो क्या मनाया जाता है, मातृत्व दिवस। क्या मनाया जाएगा, मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, मातृत्व दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है 13 अप्रैल। क्या आता है, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को हम बात करें तो क्या मनाया जाता है, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। हमारी जो करंट अफेयर क्लास है ये कंटिन्यू बनी रहेगी, तो आप लगातार इसको देखते रहिए। धन्यवाद।